हेलो डियर साथियों, आप लोग कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे एवं स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं डियर क्लास 12 का आपका पॉलिटिकल साइंस का आपका स्वतंत्र भारत में राजनीति का आपका चैप्टर 3 और चैप्टर 4 का हम आज फुल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का रिवीजन कराने जा रहा हूं। और इस रिवीजन से बाहर आपको एक भी क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में देखने को नहीं मिलेगा। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और अंत में ये भी बतलाइएगा कि आपका कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सबका कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही हुआ है। तो चलिए डियर, बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का इस सेशन का आपका पहला प्रश्न यही है कि डियर, राष्ट्रीय विकास परिषद का स्थापना कब हुई? यानी कि डियर, आपसे पूछा जाता है कि ये जो राष्ट्रीय विकास परिषद है उसकी स्थापना या गठन कब हुआ। ऑप्शन नंबर ए में है 1950 में, या ऑप्शन नंबर बी में है 1952 में, या ऑप्शन नंबर सी में है 1955 में, या ऑप्शन नंबर डी में है 1956 में। तो राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुआ था डियर? 1952 ईस्वी में हुआ था। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, यानी कि इसका स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था डियर? तो पंचवर्षीय योजना का समर्थन करना और देश को विकास के लिए नए नए नीतियों को बनाना। और 1950 में डियर आपको योजना आयोग का स्थापना हुआ था। यानी कि योजना आयोग की गठन कब हुआ था? तो 1950 में। और राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 ईस्वी में हुआ था। तो आपका 1 नंबर क्वेश्चन का डियर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। तो चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? अब आपसे पूछा जाता है डियर, भारत में जो हरित क्रांति था उसका जनक कौन है? ऑप्शन नंबर ए में है एम.एस. स्वामीनाथन, या ऑप्शन नंबर बी में है ब्रिज कुरियन, या ऑप्शन नंबर सी में है यू.आर. राव, या ऑप्शन नंबर डी में है बी.जी. देशमुख। तो भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है डियर? एम.एस. स्वामीनाथन है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और भारत में हरित क्रांति का शुरुआत कब हुआ था डियर? तो 1960 के दशक में हुआ था। इसको भी आपको याद रखना है। और हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था डियर? तो खदान उत्पादन को तेजी से, यानी कि खदान उत्पादन में बढ़ोतरी करना, यानी कि डियर कृषि को न प्राथमिकता देना, यानी कि कृषि को बढ़ाना था डियर। तो 1 नंबर क्वेश्चन का डियर, 2 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर? ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा एम.एस. स्वामीनाथन हो जाएगा। तो चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नियोजन समिति का गठन किसने किया? यानी कि डियर 1938 में ना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नियोजन समिति का मतलब होता है प्लानिंग, यानी कि प्लानिंग समिति का गठन किसने किया? ऑप्शन नंबर ए में है महात्मा गांधी, या ऑप्शन नंबर बी में है जवाहरलाल नेहरू, या ऑप्शन नंबर सी में है सुभाष चंद्र बोस, या ऑप्शन नंबर डी में है जयप्रकाश नारायण। तो 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नियोजन समिति का डियर गठन किसने किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा डियर। तो चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, पंचायती राज है। यानी कि डियर आपसे पूछा जाता है जो पंचायती राज व्यवस्था है ना वो क्या है? ऑप्शन नंबर में 2 स्तरीय व्यवस्था है, या ऑप्शन नंबर बी में त्रिस्तरीय व्यवस्था है, या ऑप्शन नंबर सी में चतुर्थ स्तरीय व्यवस्था है, या ऑप्शन नंबर डी में है इनमें से कोई नहीं। तो पंचायती राज क्या है डियर? त्रिस्तरीय व्यवस्था। और एक कैसे त्रिस्तरीय व्यवस्था है? तो डियर पहला आपको होता है पंचायत समिति डियर, ये आपको पंचायत यानी कि पंचायत समिति आपको ब्लॉक स्तर पर काम करता है। और ग्राम पंचायत यानी कि ग्राम पंचायत सेवक आपको ग्राम स्तर पर काम करता है, यानी कि गांव के स्तर पर काम करता है। और जिला परिषद आपको जिला स्तर पर काम करता है। तो इन तीनों को मिलाकर आपको त्रिस्तरीय व्यवस्था कहा जाता है। तो पंचायती राज व्यवस्था कैसा है डियर? तो त्रिस्तरीय व्यवस्था। और इसको कब लागू किया गया था डियर? 1992 ईस्वी में किया गया था, जो संविधान का 76वां संशोधन के द्वारा इसको लागू किया गया था डियर। इसको भी आपको याद रखना है। तो चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, किस पंचवर्षीय योजना में समाज के समाजवादी प्रतिमान को साकार करने का ध्येय रखा गया? यानी कि डियर किस पंचवर्षीय योजना में है ना समाज के समाजवादी प्रतिमान को साकार करने का ध्येय रखा गया? ऑप्शन नंबर ए में है पहली पंचवर्षीय योजना, या ऑप्शन नंबर बी में है दूसरी पंचवर्षीय योजना, या ऑप्शन नंबर सी में है तीसरी पंचवर्षीय योजना, या ऑप्शन नंबर डी में चौथी पंचवर्षीय योजना। तो किस पंचवर्षीय योजना में डियर समाज के समाजवादी प्रतिमान को साकार करने का ध्येय रखा गया था डियर? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और पहली पंचवर्षीय योजना का अवधि क्या था डियर?
तो 1951 से 1956 था, और दूसरी पंचवर्षीय योजना का अवधि आपको 1956 से 1961 था, और तीसरी पंचवर्षीय योजना का अवधि डियर 1961 से आपको 1966 था। तो इसका अवधि भी आपको याद रखना है डियर। तो चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, सामाजिक न्याय के साथ विकास का सूत्र किस पंचवर्षीय योजना को अपनाया गया। यानी कि डियर सामाजिक न्याय यानी कि सामाजिक न्याय भी हो और विकास भी हो, तो का सूत्र है ना किस पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया। ऑप्शन नंबर ए में तीसरी पंचवर्षीय योजना, या चौथी पंचवर्षीय योजना, या ऑप्शन नंबर सी में है पांचवी पंचवर्षीय योजना, या ऑप्शन नंबर डी में है छठी पंचवर्षीय योजना। तो सामाजिक न्याय के साथ विकास का सूत्र डियर किस पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया था। तो चौथी पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया था। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चौथी पंचवर्षीय योजना हो जाएगा डियर। तो चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, हरित क्रांति का दुष्प्रभाव हुआ। यानी कि डियर अब आपसे पूछा जाता है जो हरित क्रांति जो 1960 के दशक में जो चालू हुआ था, यानी कि शुरू हुआ था, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था, कृषि को बढ़ावा देना, तो उसका क्या दुष्प्रभाव हुआ। ऑप्शन नंबर ए में दुष्प्रभाव का मतलब होता है यानी कि उसका क्या नेगेटिव इफेक्ट पड़ा। ऑप्शन नंबर ए में है वाणिज्यिक वस्तु का अधिक उत्पादन, या ऑप्शन नंबर बी में है कृषि का मशीनीकरण, या ऑप्शन नंबर सी में है कीटनाशकों का अत्यधिक प्रयोग, या ऑप्शन नंबर डी में है सामाजिक तनावों की बढ़ोतरी। तो हरित क्रांति का डियर क्या दुष्प्रभाव हुआ था, तो सामाजिक तनावों की बढ़ोतरी हुआ था। तो आपका 7 नंबर क्वेश्चन का डियर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा डियर। तो चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर कि हमारी नियोजन व्यवस्था किस विचारधारा पर है। यानी कि डियर हमारी नियोजन का मतलब होता है प्लानिंग करना, यानी कि हमारी प्लानिंग व्यवस्था है ना किस धारा पर आश्रित है। ऑप्शन नंबर ए में है उदारवाद पर, या ऑप्शन नंबर बी में है साम्यवाद पर, या ऑप्शन नंबर सी में है लोकतांत्रिक समाजवाद, या ऑप्शन नंबर डी में है गांधीवादी। तो हमारी नियोजन व्यवस्था डियर किस विचारधारा पर आश्रित है, तो लोकतांत्रिक समाजवाद विचारधारा पर आश्रित है। तो आपका 8 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लोकतांत्रिक समाजवाद हो जाएगा। तो चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर सामाजिक क्षेत्र के लिए विकास का लक्ष्य सबसे पहले किस पंचवर्षीय योजना में रखा गया। यानी कि डियर पब्लिक सेक्टर का ना विकास का लक्ष्य किस पंचवर्षीय योजना में रखा गया पहली बार। ऑप्शन नंबर ए में पहली पंचवर्षीय योजना, या ऑप्शन नंबर बी में है दूसरी पंचवर्षीय योजना, या ऑप्शन नंबर सी में है तीसरी पंचवर्षीय योजना, या ऑप्शन नंबर डी में है चौथी पंचवर्षीय योजना। आपका क्वेश्चन क्या है डियर, सार्वजनिक क्षेत्र के लिए विकास का लक्ष्य सबसे पहले किस पंचवर्षीय योजना में रखा गया था डियर, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में रखा गया था, जिसमें आपको उद्योग को है ना बहुत बढ़ावा दिया गया था दूसरी पंचवर्षीय योजना में। और सार्वजनिक क्षेत्र के लिए विकास का सबसे पहले किस पंचवर्षीय योजना में रखा गया था डियर, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दूसरी पंचवर्षीय योजना में हो जाएगा। तो चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर नीति आयोग कौन सा निकाय है। यानी कि डियर ये जो नीति आयोग है ना ये कौन सा निकाय है। यानी डियर योजना आयोग के जगह पर ही आपको योजना आयोग का नाम बदल कर डियर 1 जनवरी 2015 को आपको नीति आयोग रख दिया गया था। 2015 में आपको योजना आयोग के स्थान पर आपको नीति आयोग बना दिया गया। और किसके शासनकाल में, से प्रधानमंत्री आपको नरेंद्र मोदी के शासनकाल में आपको नीति आयोग निकाय बना, यानी कि नीति आयोग बना था डियर। तो नीति आयोग है ना कौन सा निकाय है, ऑप्शन नंबर ए में है संवैधानिक निकाय है, या गैर संवैधानिक निकाय है, या ऑप्शन नंबर सी में है व्यक्तिगत निकाय है, या ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। तो नीति आयोग डियर कौन सा निकाय है, तो आपको याद रखना है डियर नीति आयोग आपको गैर संवैधानिक निकाय। यानी कि डियर नीति आयोग के बारे में आपको संविधान में कोई उल्लेख नहीं मिलता। यानी कि जिस संस्था के बारे में या जिस निकाय के बारे में आपको संविधान में कोई निकाय यानी कि कोई उल्लेख नहीं मिलता है उससे हम लोग गैर संवैधानिक निकाय बोलते हैं। जैसे डियर संवैधानिक निकाय कौन होता है, जैसे चुनाव आयोग, ये आपको संवैधानिक निकाय हो गया। ये जो आपको नीति आयोग हो गया या योजना आयोग, ये सब आपको गैर संवैधानिक निकाय है। तो आपका 10 नंबर क्वेश्चन का डियर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा डियर। तो चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर
भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था का विचार कहाँ से ग्रहण किया गया था। अब आपसे पूछा जाता है डियर, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था यानी कि प्लानिंग करके देश के अर्थव्यवस्था को क्या बढ़ावा देना यानी कि बढ़ाना का विचार है ना, कहाँ से ग्रहण किया गया था डियर। ऑप्शन नंबर ए में मुंबई प्लान से, या ऑप्शन नंबर बी में है गांधी दर्शन से, या ऑप्शन नंबर सी में डियर सोवियत संघ से, या ऑप्शन नंबर डी में है इनमें से कोई नहीं। तो भारत में डियर नियोजित अर्थव्यवस्था का विचार कहाँ से ग्रहण किया गया था, तो सोवियत संघ से ग्रहण किया गया था। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सोवियत संघ हो जाएगा डियर। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो डियर तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा डियर। तो चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, 10 सूत्री कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया, यानी कि डियर ये जो 10 सूत्री कार्यक्रम है ना किसके द्वारा शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर ए में है पंडित जवाहरलाल नेहरू, या ऑप्शन नंबर बी में है लाल बहादुर शास्त्री, या ऑप्शन नंबर सी में है डियर इंदिरा गांधी, या ऑप्शन नंबर डी में है राजीव गांधी। तो 10 सूत्री कार्यक्रम डियर किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो इंदिरा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा डियर। तो चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर कि तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी, यानी कि डियर अब आपसे पूछा जाता है डियर कि तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या था। ऑप्शन नंबर ए में है डियर 1961 से 1966, या ऑप्शन नंबर बी में है 1962 से 1967, या ऑप्शन नंबर सी में है 1963 से, या 1964, या ऑप्शन नंबर डी में डियर इनमें से कोई नहीं। तो डियर आपको याद रखना है डियर पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या था डियर, तो 1951 से आपको डियर 1951 से आपको कितना था 1966 आपको पहली पंचवर्षीय योजना का अवधि था। 1951 से आपको 1956 यानी कि डियर 1951 से आपको डियर आपको 1951 से आपको 1956 आपको पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि था, और 1956 से डियर आपको 1961 यानी कि डियर 1961 आपको दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि, और तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि है डियर 1961 से डियर 1967 आपको तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि है। पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है, तो 1951 से 1956, और दूसरी क्या है आपको 1956 से 1961, और तीसरी का है डियर 1961 से 1967। तो तीसरी पंचवर्षीय के अवधि के या योजना यानी कि डियर तीसरी पंचवर्षीय योजना का अवधि क्या था डियर, तो 1961 से 1966 था। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा डियर। तो चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर MS स्वामीनाथन का संबंध था, यानी कि डियर ये जो MS स्वामीनाथन है ना उसका संबंध किससे है। ऑप्शन नंबर ए में है स्वामीनाथन से, या ऑप्शन नंबर बी में नीली क्रांति से, या ऑप्शन नंबर सी में है ऑपरेशन फ्लड से है, या ऑप्शन नंबर डी में है हरित क्रांति से। तो MS स्वामीनाथन का संबंध डियर किससे है, तो हरित क्रांति से है। और हरित क्रांति का शुरुआत कब हुआ था डियर 1960 के दशक में हुआ था, और जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो कृषि को बढ़ावा देना था डियर। तो चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर भारत में आर्थिक सुधारों की योजना कब शुरू की गई थी डियर। भारत में आर्थिक सुधारों योजना कब शुरू की गई थी डियर, या इस क्वेश्चन को आपको दूसरे तरीका से ऐसे भी पूछा जाता है कि भारत में नई आर्थिक नीति कब शुरू किया गया था। तो आपका भारत में नई आर्थिक नीति कब शुरू किया गया था, या भारत में आर्थिक सुधारों योजना कब शुरू की गई थी डियर, इन दोनों का आंसर एक ही होता है। ऑप्शन नंबर ए में डियर 1977, या ऑप्शन नंबर बी में है 1985, या ऑप्शन नंबर सी में है 1951, या ऑप्शन नंबर डी में है 1955। तो भारत में आर्थिक सुधारों योजना कब शुरू किए गए थे डियर, या नई आर्थिक नीति कब शुरू किया गया था डियर, तो 1991 ईस्वी में किया गया था। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा डियर। तो चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया, यानी कि डियर गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया। ऑप्शन नंबर ए में है जवाहरलाल नेहरू, या ऑप्शन नंबर बी में है इंदिरा गांधी, या ऑप्शन नंबर सी में है सरदार पटेल, या ऑप्शन नंबर डी में है जयप्रकाश नारायण। तो गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था डियर, तो इंदिरा गांधी ने दिया था। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इंदिरा गांधी। तो चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचवर्षीय योजना की अवधारणा कहाँ से लिए गई थी, यानी कि डियर जो पंचवर्षीय योजना का शुरुआत कब हुआ था, तो 1951 में हुआ था। तो इसकी अवधारणा है ना कहाँ से लिया गया, यानी कि अवधारणा का मतलब होता है इनकी
विचार है ना कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन नंबर ए में है अमेरिका, या ऑप्शन नंबर बी में है सोवियत संघ, या ऑप्शन नंबर सी में है चीन, या ऑप्शन नंबर डी में है ब्रिटेन। तो पंचवर्षीय योजना की अवधारणा कहाँ से लिया गया था डियर? तो सोवियत संघ से लिया गया था। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा डियर। तो चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, 1952 में किस संगठन की स्थापना हुई थी? यानी कि डियर 1952 ईस्वी में है ना किस संगठन की स्थापना हुई थी? ऑप्शन नंबर ए में है योजना आयोग की, या ऑप्शन नंबर बी में है वित्त आयोग की, या ऑप्शन नंबर सी में है राष्ट्रीय विकास परिषद, या ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। तो 1952 ईस्वी में किस संगठन का स्थापना हुआ था डियर? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का स्थापना हुआ था। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और योजना आयोग का गठन कब हुआ था डियर? 1950 ईस्वी में हुआ था। इसको भी आपको याद रखना है। योजना आयोग का गठन 1950 में, और 1951 में आपको पहली पंचवर्षीय योजना यानी कि पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुआ था? तो 1951 में, और 1952 में आपको राष्ट्रीय विकास परिषद का स्थापना हुआ था डियर। इन तीनों पॉइंट को आपको याद रखना है। तो चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर कि किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ कार्यक्रम को विशेष स्थान दिया गया डियर? यानी कि डियर किस पंचवर्षीय योजना में है ना गरीबी हटाओ कार्यक्रम को विशेष स्थान दिया गया? ऑप्शन नंबर ए में छठी योजना, या ऑप्शन नंबर बी में है पहले योजना, या ऑप्शन नंबर सी में है तीसरी योजना, या ऑप्शन नंबर डी में है पंचमी योजना। तो किस पंचवर्षीय योजना में डियर गरीबी हटाओ कार्यक्रम को विशेष स्थान दिया गया था? तो पंचमी योजना में, यानी कि पंचमी पंचवर्षीय योजना यानी कि पंचमी योजना में दिया गया था। 1974 से आपको कितना 1979 के बीच आपको गरीबी हटाओ कार्यक्रम पर विशेष ध्यान दिया गया था। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर किस पंचवर्षीय योजना में बड़े उद्योगों को प्राथमिकता दिए गई थी? यानी कि डियर किस पंचवर्षीय योजना में है ना बड़े बड़े उद्योगों को ना प्राथमिकता दिए गए, यानी कि उसको प्राथमिकता दिए गए, यानी कि उसको प्राथमिकता दिए गए का मतलब होता है डियर उस पर क्या विचार विमर्श किया गया था, या उसको छूट दिया गया। ऑप्शन नंबर ए में है पहली योजना, या ऑप्शन नंबर बी में है छठी योजना, या ऑप्शन नंबर सी में है दूसरी योजना, या ऑप्शन नंबर डी में है पांचवी योजना। तो किस पंचवर्षीय योजना में डियर बड़े उद्योगों को प्राथमिकता दिया गया था? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा डियर। तो चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना कब समाप्त हुई? यानी कि डियर अब आपसे पूछा जाता है भारत में है ना 11वीं पंचवर्षीय योजना कब समाप्त हुई? ऑप्शन नंबर ए में है 2010 में, या ऑप्शन नंबर बी में है 2012 में, या ऑप्शन नंबर सी में है 2011 में, या ऑप्शन नंबर डी में है 2009 में। तो भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना कब समाप्त हुआ था डियर? 2012 में हुआ था। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा डियर। तो चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी किस दल के? यानी कि डियर हमारा भारत का प्रधानमंत्री वर्तमान में जो नरेंद्र मोदी है तो किस दल से है? ऑप्शन नंबर ए में है भारतीय जनता पार्टी से, या ऑप्शन नंबर बी में है आम आदमी पार्टी से, या ऑप्शन नंबर सी में है लोक दल से, या ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। तो भारत यानी कि प्रधानमंत्री भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी किस दल से है डियर? भारतीय जनता पार्टी दल से। और इसकी स्थापना कब हुआ था डियर? 1980 ईस्वी में हुआ था। इसको भी आपको याद रखना है। भारतीय जनता पार्टी इनकी बीजेपी की स्थापना कब हुआ था? 1980 में। और नरेंद्र मोदी किस दल से है डियर? तो बीजेपी से है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा डियर। तो चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने नए आर्थिक हितों को उभारा? यानी कि डियर किसने है ना नए आर्थिक हितों को उभारा? ऑप्शन नंबर ए में है निजी क्षेत्र यानी कि प्राइवेट सेक्टर, या ऑप्शन नंबर बी में है सार्वजनिक क्षेत्र यानी कि पब्लिक सेक्टर डियर, या ऑप्शन नंबर सी में निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र में, या ऑप्शन नंबर डी में इनमें से सभी। तो किसने डियर नए आर्थिक हितों को उभारा है? तो निजी क्षेत्र ने उभारा है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। तो चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर कि भारत के प्रथम नियंत्रक व महालेखक परीक्षक कौन थे? यानी कि डियर भारत के है ना प्रथम यानी कि पहला नियंत्रक
एवं महालेखा परीक्षक कौन थे? ऑप्शन नंबर ए में है A.K. चंदा, या ऑप्शन नंबर बी में है एस रंगनाथन, या ऑप्शन नंबर सी में है बी नरहरि राव, या ऑप्शन नंबर डी में है सभी। तो भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन थे डियर? तो बी नरहरि राव थे। और इसे ये कब से कब तक था? तो 1948 से आपको डियर 1954 तक आपको भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक थे। और इसे भारत सरकार ने आपको पद्म भूषण अवार्ड भी दिया है। तो आपका 24 नंबर क्वेश्चन का डियर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा डियर। तो चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का अर्थव्यवस्था, यानी कि डियर हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था कैसा है? ऑप्शन नंबर ए में है पूंजीवादी है, या साम्यवादी है, या मिश्रित है, या ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय अर्थव्यवस्था कैसा है डियर? मिश्रित है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी कि भारत का अर्थव्यवस्था में आपको पूंजीवादी भी है और साम्यवादी, और दोनों को मिश्रण है, इसीलिए हमारा देश का अर्थव्यवस्था कैसा है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा डियर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में वित्तीय वर्ष होता है। अब आपसे पूछा जाता है डियर हमारा भारत देश का वित्तीय वर्ष होता है। ऑप्शन नंबर ए में है 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, या ऑप्शन नंबर बी में है 1 जुलाई से 30 जून तक, या ऑप्शन नंबर सी में है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, या ऑप्शन नंबर डी में है 1 सितंबर से 31 अगस्त तक। तो भारत का वित्तीय वर्ष कब होता है डियर? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा डियर, सही हो जाएगा। तो चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल में योजना अवकाश का समय है। यानी कि डियर जो पंचवर्षीय योजना जब शुरू हुआ था तो उसके कार्यकाल में जो योजना अवकाश आया ना, तो उसका समय क्या है? योजना अवकाश का मतलब होता है कि जो लोग पंचवर्षीय योजना जब टूट गया तो उसमें 1 वर्ष का योजना शुरू किया गया था, जिसको हम लोग क्या योजना अवकाश के नाम से जाना जाता है। तो उसका नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए में, यानी कि उनका समय क्या है डियर? ऑप्शन नंबर ए में है 1956 से 59, या ऑप्शन नंबर बी में है 1970 से 73, या ऑप्शन नंबर सी में डियर 1961 से 1973, या ऑप्शन नंबर डी में है 1966 से 1969। तो पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल में योजना अवकाश का क्या समय है डियर? 1966 से 1969 है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर? ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, सही हो जाएगा डियर। तो चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर बजट का संबंध किस पक्ष के साथ है? यानी कि डियर बजट का संबंध है ना किस पक्ष के साथ है? ऑप्शन नंबर ए में है आपको आय यानी कि इनकम, या ऑप्शन नंबर बी में है व्यय, या ऑप्शन नंबर सी में है डियर आय एवं व्यय, या ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। तो बजट का संबंध किस पक्ष के साथ है डियर? तो आय एवं व्यय के साथ है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आय एवं व्यय हो जाएगा डियर। तो चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल कितना है? अब आपसे पूछा जाता है डियर हमारे भारत देश में है ना वित्त आयोग का कार्यकाल कितना है? ऑप्शन नंबर ए में है 5 वर्ष, या ऑप्शन नंबर सी में है 4 वर्ष, या ऑप्शन नंबर सी में है डियर 6 वर्ष, या ऑप्शन नंबर डी में है कोई सीमा नहीं। तो भारत में डियर वित्त आयोग का कार्यकाल कितना है? तो 6 वर्ष है। कितना है? 6 वर्ष है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सही हो जाएगा डियर। तो चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर कि निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक संस्था नहीं? यानी कि डियर कौन एक संस्था है जो संवैधानिक संस्था नहीं? संवैधानिक संस्था वो होते हैं जिस संस्था के बारे में आपको संविधान में उल्लेख मिलता है उसको डियर हम लोग संवैधानिक संस्था कहते हैं, और जिसका उल्लेख संविधान में नहीं मिलता है उसको हम लोग गैर संवैधानिक संस्था बोलते हैं। तो निम्नलिखित में से डियर कौन संवैधानिक संस्था नहीं है? ऑप्शन नंबर ए में है नीति आयोग, या ऑप्शन नंबर बी में है वित्त आयोग, या ऑप्शन नंबर सी में है संघ लोक सेवा आयोग, या ऑप्शन नंबर डी में है चुनाव आयोग। तो निम्नलिखित में से डियर कौन संवैधानिक संस्था नहीं है? तो नीति आयोग ये आपको गैर संवैधानिक संस्था है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नीति आयोग हो जाएगा। और नीति आयोग का गठन कब हुआ डियर? तो 1 जनवरी 2015 को हुआ था। इसको भी आपको याद रखना है। कब? 1 जनवरी 2015 को आपको नीति आयोग का गठन किया गया था। तो चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर कि दूसरी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया?
अथवा दूसरी पंचवर्षीय योजना की योजनाकार कौन थे। यानी कि डियर दूसरी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था, या दूसरी पंचवर्षीय योजना का यानी कि जो योजना बनाया उसका नाम क्या है। ऑप्शन नंबर ए में है मनमोहन सिंह, या ऑप्शन नंबर बी में है अमर्त्य सेन, या ऑप्शन नंबर सी में है पीसी महालनोबिस, या ऑप्शन नंबर डी में है इनमें से कोई नहीं। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के योजनाकार कौन थे डियर, तो पीसी महालनोबिस थे। और प्रथम पंचवर्षीय योजना का योजनाकार का नाम क्या था डियर, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू था। इसको भी आपको याद रखना है डियर। तो चलिए डियर फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर कि भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी। यानी कि डियर हमारा भारत देश में है ना प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी। ऑप्शन नंबर ए में 1950 में, या ऑप्शन नंबर बी में है 1951 में, या ऑप्शन नंबर सी में है 1952 में, या ऑप्शन नंबर डी में है डियर 1991 में। तो भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का शुरुआत कब हुआ था डियर, 1951 में आपको प्रथम पंचवर्षीय योजना का शुरुआत हुआ था। और 1950 में आपको योजना आयोग का गठन हुआ, और 1952 में आपको राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था डियर। इन तीनों पॉइंट को आपको याद रखना है डियर। तो चलिए डियर फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था। यानी कि डियर हमारे भारत देश में है ना द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था। ऑप्शन नंबर ए में है 1951 से 1956, या ऑप्शन नंबर बी में है 1956 से 1961, या ऑप्शन नंबर सी में है 1961 से 1966, या ऑप्शन नंबर डी में है इनमें से कोई नहीं। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना का योजनाकाल क्या था डियर, 1956 से 1961 था। और पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1951 से 1956, और दूसरी का आपको 1956 से 1961, और तीसरे पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1961 से 1966 था। तो यहाँ पर आपसे पूछा जाता है डियर कि दूसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था, तो 1956 से 1961 था। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा डियर। तो चलिए डियर फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर कि राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं। यानी कि डियर राष्ट्रीय विकास परिषद का स्थापना हम सभी जानते हैं डियर 1952 ईस्वी में हुआ था। और इसका अध्यक्ष कौन होते हैं, ऑप्शन नंबर ए में है प्रधानमंत्री, या ऑप्शन नंबर बी में है राष्ट्रपति, या ऑप्शन नंबर सी में है वित्त मंत्री, या ऑप्शन नंबर डी में है योजना आयोग के अध्यक्ष। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का डियर अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा डियर सही। तो चलिए डियर फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर भारत में द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब आरंभ हुई। यानी कि डियर भारत में है ना द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब आरंभ हुआ था डियर, तो 1956 में आपको द्वितीय पंचवर्षीय योजना आरंभ हुआ था। और 1951 में आपको पहली पंचवर्षीय योजना आरंभ हुआ, और तीसरी आपको 1961 में हुआ था। इन तीनों पॉइंट को आपको याद रखना है डियर। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर, दूसरी पंचवर्षीय योजना कब आरंभ हुआ था डियर, तो 1956 में आरंभ हुआ था डियर। इसको आपको याद रखना है। तो चलिए डियर फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके शासनकाल में मनरेगा कार्यक्रम आरंभ किया गया। यानी कि डियर किसके शासनकाल में जो मनरेगा कार्यक्रम है ना आरंभ किया गया। ऑप्शन नंबर में है अटल बिहारी वाजपेयी, या ऑप्शन नंबर बी में है इंद्र कुमार गुजराल, या ऑप्शन नंबर सी में है मनमोहन सिंह, या ऑप्शन नंबर डी में है HD देवगौड़ा। तो किसके शासनकाल में मनरेगा कार्यक्रम डियर आरंभ किया गया था, तो मनमोहन सिंह के कार्यकाल में किया गया था। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा डियर। तो चलिए डियर फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्वतंत्रता प्राप्ति के ठीक बाद भारत के नियोजित विकास हेतु, यानी कि डियर नियोजित विकास हेतु निम्न में से किस आयोग का नियुक्त किए गए। यानी कि डियर जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ ना तो उसके ठीक बाद भारत के नियोजित विकास यानी कि प्लानिंग डेवलपमेंट हेतु निम्नलिखित में से किस आयोग को नियुक्त किया गया। नियुक्त का मतलब होता है यानी कि किसे चुना गया था डियर। ऑप्शन नंबर ए में है निर्वाचन आयोग के, या ऑप्शन नंबर बी में है योजना आयोग, या ऑप्शन नंबर सी में है सहयोग, या ऑप्शन नंबर डी में नीति आयोग। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, योजना आयोग हो जाएगा डियर। तो चलिए डियर फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर
निम्नलिखित में से कौन नीति आयोग के उपाध्यक्ष को नियुक्त करता है, यानी कि डियर नीति आयोग क्या है ना, उपाध्यक्ष को कौन नियुक्त करता है? ऑप्शन नंबर ए में भारत का राष्ट्रपति, या ऑप्शन नंबर बी में है भारत का प्रधानमंत्री, या ऑप्शन नंबर सी में है भारत का उपराष्ट्रपति, या ऑप्शन नंबर डी में है लोकसभा स्पीकर। तो निम्नलिखित में से कौन नीति आयोग के उपाध्यक्ष को नियुक्त करता है? तो भारत का प्रधानमंत्री करता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा डियर सही। तो चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, नीति आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? यानी कि डियर ये जो नीति आयोग है ना, उसका गठन किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन नंबर ए में है 1 जनवरी 1916 को, या ऑप्शन नंबर बी में है 1 जनवरी 2014 को, या ऑप्शन नंबर सी में है 1 जनवरी 2015, या ऑप्शन नंबर डी में है 3 मार्च 2017। तो नीति आयोग का गठन कब किया गया था डियर? तो 1 जनवरी 2015 को किया गया था। और किसने किया था? तो भारत का प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किया था। और योजना आयोग के, यानी कि योजना आयोग के स्थान पर ही आपको नीति आयोग के गठन किया गया था डियर, इसको भी आपको याद रखना है। कब किया गया था? तो 1 जनवरी 2015 को किया गया था। तो चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस किस स्थान पर था? यानी कि डियर द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस, यानी कि मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन नंबर ए में है कृषि, या ऑप्शन नंबर बी में है औद्योगिकीकरण, या ऑप्शन नंबर सी में है शिक्षा, या ऑप्शन नंबर डी में यातायात। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना का डियर मुख्य फोकस किस स्थान पर था? तो औद्योगिकीकरण पर था। और पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस आपको कृषि पर था। तो आपका 40 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा डियर। तो चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, भारत में योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया। यानी कि डियर हमारा भारत में आपको योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का जो गठन है ना, क्या मतलब किया गया, क्यों किया गया? ऑप्शन नंबर ए में है यह बहुत पुराना हो गया था, या ऑप्शन नंबर बी में है या विकास की चुनौतियों को सामना करने में प्रभावहीन का मतलब होता है डियर कि ये क्या थी, इसका प्रभावहीन का मतलब होता है कि ये कमता जा रहा था। यानी कि प्रभावहीन का मतलब होता है डियर ये इसका क्या मान मर्यादा, यानी कि जो भी इसका, देखिए डियर प्रभावहीन का मतलब होता है डियर कि क्या, यानी कि फेल हो रहा था, या डियर प्रभावहीन का मतलब होता है कि ये असमर्थ था तथा यह अप्रासंगिक होता जा रहा था। तो यह विकास की चुनौतियों को सामना करने में प्रभावहीन का मतलब होता है असमर्थ तथा अप्रासंगिक होता जा रहा था। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, सही हो जाएगा डियर। और तीसरा ऑप्शन है यह समाजवाद के प्राचीन प्रारूप पर आधारित था, या ऑप्शन नंबर डी में है कई राज्य योजना आयोग की समाप्ति का मांग कर चुके थे। तो आपका सही आंसर हो जाएगा डियर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। तो चलिए डियर, फिर आपका चैप्टर नंबर 4 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं, भारत के विदेश संबंध, यानी कि चैप्टर नंबर 4 का नाम है भारत के विदेश संबंध का आज हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए इस चैप्टर का आपका पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है डियर, नेहरू के गुट निरपेक्षता की नीति का सबसे पहले परीक्षण कब हुआ? यानी कि डियर नेहरू के गुट निरपेक्षता नीति का सबसे पहले परीक्षण कब हुआ? ऑप्शन नंबर ए में है 1950 में कोरिया की लड़ाई में, या ऑप्शन नंबर बी में है 1962 के चीन के आक्रमण में, या ऑप्शन नंबर सी में है 1965 के में पाकिस्तान आक्रमण में, या ऑप्शन नंबर डी में डियर 1961 के बांग्लादेश युद्ध में। तो नेहरू के गुट निरपेक्षता नीति का सबसे पहले परीक्षण कब हुआ था? तो 1950 के 1951, यानी कि डियर 1950 के कोरिया की लड़ाई में हुआ था। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा डियर सही। तो चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, भारत ने किस देश के साथ संधि की प्रस्तावना में पंचशील सूत्र रखे? यानी कि डियर हमारा जो भारत देश है ना, तो किस देश के साथ संधि की प्रस्तावना में है ना पंचशील सूत्र रखे हैं? ऑप्शन नंबर ए में है पाकिस्तान के साथ, या ऑप्शन नंबर बी में है
चीन के साथ, या ऑप्शन नंबर सी में है अमेरिका के साथ, या ऑप्शन नंबर डी में है सोवियत संघ के साथ। तो भारत ने डियर किस देश के साथ संधि की प्रस्तावना में पंचशील सूत्र रखे हैं? तो चीन के साथ। और पंचशील सूत्र कब हुआ था डियर? 1954 ईस्वी में हुआ था। इसको भी आपको याद रखना है, यानी कि डियर पंचशील समझौता कब हुआ था? तो 1954 में हुआ था। इसको भी आपको याद रखना है। तो चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, मैकमोहन रेखा कहाँ है? यानी कि डियर मैकमोहन रेखा है एक कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए में है जम्मू कश्मीर में, या ऑप्शन नंबर बी में है अरुणाचल प्रदेश में, या ऑप्शन नंबर सी में है उत्तर प्रदेश में, या ऑप्शन नंबर डी में नागालैंड में। तो मैकमोहन रेखा कहाँ है डियर? अरुणाचल प्रदेश में। और ये मैकमोहन रेखा क्या है डियर? तो भारत और चीन का ये सीमा है, जिसे हम लोग मैकमोहन रेखा कहते हैं। तो आपका 44 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में है। तो चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, भारतीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने किस समझौते पर हस्ताक्षर किए है? यानी कि डियर हमारा भारत का प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने किस समझौते पर हस्ताक्षर किया है? ऑप्शन नंबर ए में शिमला समझौता, या ऑप्शन नंबर बी में सिंधु नदी जल समझौता, या भारत पाक समझौता डियर, या ऑप्शन नंबर डी में है ताशकंद समझौता। तो भारत के यानी कि डियर भारतीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने किस समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ताशकंद समझौता पर किया। और ताशकंद समझौता कब हुआ था डियर? 1966 ईस्वी में हुआ था। और भारत का प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री हस्ताक्षर किए थे, और पाकिस्तान का प्रधानमंत्री आपको अयूब खान हस्ताक्षर किए थे। इन दोनों के बीच आपको हस्ताक्षर हुआ था। तो आपका सही आंसर हो जाएगा डियर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा डियर। तो चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का मशहूर नारा किसने दिया? यानी कि डियर ये जो है जय जवान और जय किसान का मशहूर नारा है ना, किसने दिया? ऑप्शन नंबर ए में है लाल बहादुर शास्त्री, या ऑप्शन नंबर बी में मनमोहन सिंह, या ऑप्शन नंबर सी में है इंदिरा गांधी, या ऑप्शन नंबर डी में जवाहरलाल नेहरू। तो जय जवान जय किसान का मशहूर नारा किसने दिया था डियर? तो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा डियर। तो चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, भारत ने किस संधि पर हस्ताक्षर किए हैं? यानी कि डियर हमारा इंडिया है ना, किस संधि पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन नंबर ए में है पाक्षिक परीक्षण प्रतिबंध संधि, या ऑप्शन नंबर सी में है परमाणु प्रसार संधि, या ऑप्शन नंबर सी में है व्यापारक परीक्षण प्रतिबंध संधि, या ऑप्शन नंबर डी में है बगदाद संधि। तो भारत ने किस संधि पर हस्ताक्षर किया है डियर? तो परमाणु प्रसार संधि पर किया है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही। तो चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, भारत को किस संस्था में पूर्ण संवादी स्थान प्राप्त है? यानी कि डियर भारत को है ना किस संस्था में पूर्ण संवादी का मतलब होता है डियर कि फुल पार्टनर, यानी कि फुल पार्टनर यानी कि फुल दोस्त का स्थान प्राप्त है। ऑप्शन नंबर ए में है यूरोपीय संघ, या ऑप्शन नंबर बी में दक्षिण पूर्व एशिया राज्यों का क्षेत्रीय सहयोग में, या ऑप्शन नंबर सी में है आसियान क्षेत्रीय मंच में, या ऑप्शन नंबर डी में है संघाई सहयोग संघ में। तो भारत को किस संस्था में पूर्ण संवादी स्थान प्राप्त है? तो आसियान क्षेत्रीय मंच में है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, भारतीय विदेश नीति आधारित, यानी कि डियर हमारा विदेश नीति है ना आधारित है किस पर है? ऑप्शन नंबर ए में सैनिक गठबंधन पर है, या ऑप्शन नंबर बी में है तटस्थता पर है, या ऑप्शन नंबर सी में है गुट निरपेक्षता पर है, या ऑप्शन नंबर डी में है सहयोग पर है। तो हमारा भारतीय विदेश नीति किस पर आधारित है डियर? तो गुट निरपेक्षता पर है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गुट निरपेक्षता पर है डियर। तो चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी ने किस समझौते पर हस्ताक्षर किया था? यानी कि डियर इंदिरा गांधी है ना किस समझौते पर हस्ताक्षर किया था? ऑप्शन नंबर ए में है पंचशील समझौता, या ऑप्शन नंबर बी में है सिंधु नदी जल समझौता डियर, या ऑप्शन नंबर सी में है ताशकंद समझौता, या ऑप्शन नंबर डी में है शिमला समझौता। तो इंदिरा गांधी ने डियर किस समझौते पर हस्ताक्षर किया था? तो शिमला समझौता पर किया था। और पाकिस्तान का राष्ट्रपति कौन हस्ताक्षर किए थे? तो अली भुट्टो ने हस्ताक्षर किया था। शिमला समझौता डियर कब हुआ था? तो 1972 में हुआ था। इसको भी आपको याद रखना। पंचशील समझौता 1954 में हुआ था,
और सिंधु नदी जल समझौता आपको 1960 में हुआ था डियर। इन सभी समझौता को आपको याद रखना है। और ताशकंद समझौता डियर 1966 में हुआ था। तो चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, नीचे के देश में आसियान यानी कि डियर आसियान का सदस्य कौन नहीं है। आसियान का फुल फॉर्म क्या होता है डियर? एसोसिएशन साउथ ईस्ट एशियन नेशन, यानी कि डियर आसियान का फुल फॉर्म होता है, एसोसिएशन का मतलब होता है संगठन, साउथ का मतलब होता है साउथ ईस्ट का यानी कि दक्षिणी पूर्व, और ए से होता है एशियन यानी कि एशियाई, और नेशन का मतलब होता है राष्ट्र यानी कि डियर साउथ एशिया यानी कि दक्षिण एशिया पूर्वी देशों का एक संगठन है। इसका फुल मतलब होता है। तो नीचे के दिए गए देश में डियर आसियान का सदस्य को नहीं है। ऑप्शन नंबर ए में है इंडोनेशिया, या ऑप्शन नंबर बी में फिलीपींस, या ऑप्शन नंबर सी में सिंगापुर, या ऑप्शन नंबर डी में है श्रीलंका। तो डियर आसियान का कौन सा सदस्य देश नहीं है? श्रीलंका आपको 10 देश का सदस्य है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और आसियान का टोटल कितना अभी वर्तमान में देश सदस्य है? 11 है। और स्थापना के समय डियर आपको 5 था, जिसमें आपको इंडोनेशिया था, फिलीपींस और सिंगापुर, मलेशिया और थाईलैंड था। और इसका स्थापना कब हुआ था डियर? 1967 ईस्वी में हुआ था। और इसका मुख्यालय कहाँ है? जकार्ता में इसका मुख्यालय है। इसको भी आपको याद रखना है डियर। तो चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर कि गुट निरपेक्षता का अर्थ है, यानी कि डियर ये जो गुट निरपेक्षता नीति है ना, उसका अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर ए में है परस्पर विरोधी गुटों में शामिल होना, या ऑप्शन नंबर बी में है विश्व के किसी सैन्य गुट में शामिल ना होना, या ऑप्शन नंबर सी में है विश्व के सभी गुटों में शामिल होना, या ऑप्शन नंबर डी में है मौजूदा परस्पर विरोधी गुटों में सामंजस्य बनाए रखना। तो गुट निरपेक्षता का क्या अर्थ है डियर? विश्व के किसी सैन्य गुट में शामिल नहीं होना, यानी कि डियर गुट निरपेक्षता का क्या अर्थ है? तो विश्व के किसी सैन्य गुट में शामिल नहीं होना। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, किस देश ने भारत पर आक्रमण कर पंचशील का उल्लंघन किया? यानी कि डियर किस देश ने है ना भारत पर आक्रमण कर पंचशील जो समझौता था उसका उल्लंघन किया? ऑप्शन नंबर ए में चीन, या ऑप्शन नंबर बी में है पाकिस्तान, या ऑप्शन नंबर सी में है फ्रांस, या ऑप्शन नंबर डी में है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो किस देश ने डियर भारत पर आक्रमण कर पंचशील का उल्लंघन किया था? तो चीन ने किया था। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और पंचशील समझौता कब हुआ था डियर? 1954 में पंचशील समझौता हुआ था, जिस समय भारत का प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू था। इसको भी आपको याद रखना है डियर। तो किस देश ने भारत पर आक्रमण कर पंचशील का उल्लंघन किया था? तो चीन ने किया था। तो चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर कि शिमला समझौता पर, यानी कि डियर ये जो हमारा शिमला समझौता पर जो 1972 में हुआ था, तो 1900 यानी कि शिमला समझौता पर 3 जुलाई 1972 को किसके द्वारा हस्ताक्षर किया गया? यानी कि डियर शिमला समझौता पर किसके द्वारा हस्ताक्षर किया गया? ऑप्शन नंबर ए में है जुल्फिकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी, या ऑप्शन नंबर बी में है अटल बिहारी वाजपेयी और चीन के प्रधानमंत्री, या ऑप्शन नंबर सी में है लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान, या ऑप्शन नंबर डी में है डियर जवाहरलाल नेहरू और चाउ एन लाई। तो शिमला समझौता पर डियर 1972 में किसके द्वारा हस्ताक्षर किया गया था? तो जुल्फिकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी के द्वारा आपको शिमला समझौता पर हस्ताक्षर किया गया था। और लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान के साथ आपको डियर ताशकंद समझौता पर हस्ताक्षर किया गया था। और डियर आपको पंचशील समझौता पर आपको जवाहरलाल नेहरू और चाउ एन लाई के द्वारा समझौता किया गया था। इनकी चाउ एन लाई चीन का आपका प्रधानमंत्री था। और पंचशील समझौता पर इन दोनों के द्वारा हस्ताक्षर किया गया था। यहाँ पर आपसे पूछा जाता है डियर शिमला समझौता पर किसके द्वारा हस्ताक्षर किया गया था? तो जुल्फिकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी के द्वारा हस्ताक्षर किया गया था। तो आपका सही आंसर हो जाएगा डियर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। तो चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर 1971 में भारत पाक यानी कि डियर 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में किस नए देश का जन्म हुआ? यानी कि डियर 1971 में जो भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ ना, तो उसमें किस एक नए देश का जन्म हुआ? ऑप्शन नंबर ए में है
नेपाल, या ऑप्शन नंबर बी में है बांग्लादेश, या ऑप्शन नंबर सी में है भूटान, या ऑप्शन नंबर डी में है मालदीव। तो 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में किस नए देश का जन्म हुआ था डियर? तो बांग्लादेश का जन्म हुआ था। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1971 से पहले डियर आपको बांग्लादेश नहीं था, यानी कि इसको बांग्लादेश को पहले लोग क्या पश्चिमी पाकिस्तान कहा जाता था, और जो वर्तमान में पाकिस्तान है उसको पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। लेकिन 1971 में जो भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ तो उस समय आपको एक नया देश जिसका बांग्लादेश का जन्म हुआ था। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा डियर। तो चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध कब हुआ? यानी कि डियर भारत और पाकिस्तान के बीच है ना कारगिल युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए में है 1995 में, या ऑप्शन नंबर बी में है 1996 में, या ऑप्शन नंबर सी में 1998 में, या ऑप्शन नंबर डी में है 1999 में। तो भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध कब हुआ था डियर? 1999 में हुआ था। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। तो चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, ताशकंद समझौता पर 10 जनवरी 1966 को किसके द्वारा हस्ताक्षर किया गया? यानी कि डियर ताशकंद समझौता जो 10 जनवरी 1966 में हुआ था तो उस पर किसके द्वारा हस्ताक्षर किया गया था? ऑप्शन नंबर ए में है अयूब खान और लाल बहादुर शास्त्री, या अली भुट्टो और लाल बहादुर शास्त्री, या अयूब खान और जवाहरलाल नेहरू, या ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। तो ताशकंद समझौता डियर 1966 में हुआ था और ताशकंद समझौता पर किसके द्वारा हस्ताक्षर किया गया था डियर? तो आपको याद रखना है डियर, अयूब खान और लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा हस्ताक्षर किया गया था। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा डियर। तो चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, शिमला समझौता किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ था? यानी कि डियर शिमला समझौता पर है ना किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ था, यानी कि हस्ताक्षर कब हुआ था डियर? ऑप्शन नंबर ए में है 1970 में, या ऑप्शन नंबर बी में 1971 में, या 1972 में, या ऑप्शन नंबर सी में है 1973 में। तो शिमला समझौता पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुआ था डियर? तो 1972 में हुआ था। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा डियर। तो चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, 1972 में भारत पाकिस्तान के बीच हुए समझौते को क्या कहते हैं? यानी कि डियर 1972 में भारत और पाकिस्तान के जो बीच समझौता हुआ तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? लाहौर समझौता कहते हैं, या कराची समझौता कहते हैं, या शिमला समझौता, या नई दिल्ली समझौता। तो 1972 में डियर हुई समझौता को हम लोग क्या कहते हैं? तो शिमला समझौता कहते हैं। तो चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, लाल बहादुर शास्त्री का निर्धन किस वर्ष हुआ? यानी कि डियर लाल बहादुर शास्त्री का निर्धन यानी कि वो कब मर गया? ऑप्शन नंबर ए में है 1965 में, या ऑप्शन नंबर बी में है 1966 में, या ऑप्शन नंबर सी में है 1975 में, या ऑप्शन नंबर डी में है 1976 में। तो लाल बहादुर शास्त्री का निधन कब हुआ था डियर? 1966 में आपको ताशकंद में ही इसका निधन हो गया था। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा डियर। तो चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, मैक-मोहन रेखा क्या है? यानी कि डियर जो मैक-मोहन रेखा है ना क्या है? भारत व पाकिस्तान के बीच की सीमा है, या चीन एवं पाकिस्तान के बीच की सीमा है, या भारत व चीन के बीच की सीमा है, या ऑप्शन नंबर डी में है इनमें से कोई नहीं। तो मैक-मोहन रेखा क्या है डियर? भारत और चीन के बीच की सीमा है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा डियर। तो चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, 1955 में किस शहर में एफ्रो एशियाई सम्मेलन हुए थे? यानी कि डियर 1955 में है ना किस शहर में ये जो एफ्रो एशियाई सम्मेलन हुए थे किस शहर में हुआ था? ऑप्शन नंबर ए में जकार्ता में, या ऑप्शन नंबर बी में है बांडुंग में, या ऑप्शन नंबर सी में है सिंगापुर में, या ऑप्शन नंबर डी में है हांगकांग में। तो 1955 में किस शहर में एफ्रो एशियाई सम्मेलन हुआ था? तो बांडुंग शहर में हुआ था। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, पंचशील समझौता कब हुआ था? यानी कि डियर अब आपसे पूछा जाता है
पंचशील समझौता है ना कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए में है 1950 में, या ऑप्शन नंबर बी में 1952 में, या ऑप्शन नंबर सी में है 1953 में, या ऑप्शन नंबर डी में 1954 में। तो पंचशील समझौता कब हुआ था डियर? 1954 में हुआ था, जिस समय भारत का प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इसको भी आपको याद रखना है डियर। तो चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, 1962 में भारत के किस पड़ोसी देश के साथ युद्ध हुआ था? यानी कि डियर 1962 में है ना भारत के किस पड़ोसी देश के साथ युद्ध हुआ था? ऑप्शन नंबर ए में है डियर पाकिस्तान, या ऑप्शन नंबर बी में चीन, या ऑप्शन नंबर सी में है श्रीलंका, या ऑप्शन नंबर डी में है बांग्लादेश। तो डियर 1962 में भारत के किस पड़ोसी देश के साथ युद्ध हुआ था? तो चीन के साथ हुआ था। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चीन हो जाएगा। तो चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर कि ताशकंद समझौते के समय सोवियत संघ के प्रतिनिधित्व कौन नेता कर रहे थे? यानी कि डियर जब 1966 में जो ताशकंद समझौता हुआ तो उस समय है ना सोवियत संघ का यानी कि प्रतिनिधित्व यानी कि उनका नेता कौन था? ऑप्शन नंबर ए में है स्टालिन, या कोसिजिन, या ऑप्शन नंबर सी में है पुतिन, या ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। तो ताशकंद समझौता के समय सोवियत संघ का प्रतिनिधित्व कौन नेता कर रहा था डियर? तो कोसिजिन कर रहा था। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कोसिजिन हो जाएगा डियर। तो चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर भारत चीन युद्ध कब हुआ? यानी कि डियर भारत चीन युद्ध है ना कब हुआ? ऑप्शन नंबर ए में है 1948 में, या ऑप्शन नंबर बी में 1954 में, या ऑप्शन नंबर सी में है आपको 1958 में, या ऑप्शन नंबर डी में 1962 में। तो आपको भारत चीन युद्ध कब हुआ था डियर? 1954 में हुआ था और 1962 में हुआ था। यानी कि दो बार आपको भारत चीन युद्ध हुआ था। तो इसमें आपको 1954 और 1962 दोनों दिया है। तो आपका सही आंसर मान लीजिए डियर बी और डी दोनों हो जाएगा। यानी कि भारत चीन युद्ध कब हुआ था? तो 1962 में भी हुआ था और 1954 में भी हुआ था। तो आपका दोनों आंसर सही हो जाएगा डियर। तो चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर 1965 और 1971 में भारत के किस देश के साथ युद्ध हुआ? यानी कि डियर 1965 और 1971 में है ना भारत को न किस देश के साथ युद्ध हुआ था? ऑप्शन नंबर ए में है चीन, या ऑप्शन नंबर बी में है श्रीलंका, या ऑप्शन नंबर सी में है पाकिस्तान, या ऑप्शन नंबर डी में है बांग्लादेश। तो 1965 और 1971 में भारत को किस देश के साथ युद्ध हुआ था डियर? तो पाकिस्तान का साथ युद्ध हुआ था। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पाकिस्तान। तो चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर किस देश के प्रभुत्व में एक ध्रुवीयता कायम हुई? यानी कि डियर किस देश के है ना प्रभुत्व में एक ध्रुवीयता कायम हुई थी? ऑप्शन नंबर ए में है सोवियत संघ में, या ऑप्शन नंबर बी में है चीन में, या ऑप्शन नंबर सी में फ्रांस में, या ऑप्शन नंबर डी में अमेरिका में। तो किस देश के प्रभुत्व में एक ध्रुवीयता कायम हुआ था डियर? अमेरिका में हुआ था। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर सिंधु नदी भारत के किस राज्य से गुजरती है? यानी कि डियर ये जो सिंधु नदी है ना भारत से किस राज्य से गुजरती है? यानी कि किस राज्य से होकर ये गुजरती है? ऑप्शन नंबर ए में है पश्चिम बंगाल, या ऑप्शन नंबर बी में है कश्मीर, या ऑप्शन नंबर सी में है पंजाब, या ऑप्शन नंबर डी में है असम। तो सिंधु नदी भारत के किस राज्य से गुजरती है डियर? पंजाब राज्य से गुजरती है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और सिंधु नदी जल समझौता कब हुआ था? तो 1960 में आपको सिंधु नदी जल समझौता हुआ था। इसको भी आपको याद रखना है डियर। तो चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर बांग्लादेश का निर्माण किस वर्ष हुआ? यानी कि डियर बांग्लादेश का है ना जन्म किस वर्ष हुआ? ऑप्शन नंबर ए में है 1970 में, या ऑप्शन नंबर बी में 1971 में, या ऑप्शन नंबर सी में है 1972 में, या ऑप्शन नंबर डी में है 1973 में। तो बांग्लादेश का निर्माण कब हुआ था डियर? 1971 में आपको बांग्लादेश का निर्माण हुआ। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा डियर, सही हो जाएगा। तो चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हस्ताक्षरित हुआ था? यानी कि डियर जो पंचशील समझौता कब हुआ था? 1954 में हुआ था। और किन दो देशों के बीच हुआ था? तो भारत और चीन के बीच हुआ था। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारत और चीन हो जाएगा डियर। तो चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर पंचशील सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? यानी डियर पंचशील सिद्धांत है ना कि उसका प्रतिपादक का मतलब होता है कि पंचशील सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? ऑप्शन नंबर ए में है
महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी में है जवाहरलाल नेहरू, या ऑप्शन नंबर सी में है लाल बहादुर शास्त्री, या ऑप्शन नंबर डी में है इंदिरा गांधी। तो पंचशील सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे डियर? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा डियर। तो चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर कि निम्न में से क्या भारत की विदेश नीति का हिस्सा नहीं, यानी कि डियर निम्न में से क्या है ना जो भारत का विदेश नीति का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन नंबर ए में है गुट निरपेक्षता की नीति, या सार्क के प्रति सम्मान, या एक ध्रुवता विश्व के प्रति सम्मान, या डी में है शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के प्रति सम्मान। तो निम्न में से क्या भारत के विदेश नीति का हिस्सा नहीं है? तो एक ध्रुवीय विश्व के प्रति सम्मान नहीं है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा डियर। तो चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर कि निम्न में से किसके परिणाम स्वरूप एक नया देश अस्तित्व में, यानी अब आपसे पूछा जाता है डियर कि निम्न में से किसके परिणाम स्वरूप एक नया देश अस्तित्व यानी कि एक नया देश का जन्म हुआ? ऑप्शन नंबर ए में है भारत पाकिस्तान युद्ध, या ऑप्शन नंबर बी में है गोवा की स्वतंत्रता, या ऑप्शन नंबर सी में है भारत चीन युद्ध, या ऑप्शन नंबर डी में कारगिल संघर्ष। तो निम्न में से किसके परिणाम स्वरूप डियर एक नया देश का जन्म हुआ था? तो भारत और पाकिस्तान के युद्ध के समय, यानी कि भारत और पाकिस्तान युद्ध के कारण आपको एक नए देश यानी कि बांग्लादेश का जन्म हुआ था। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा डियर। तो चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर बगदाद संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए थे? यानी कि डियर आपसे पूछा जाता है जो बगदाद संधि है ना उस पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए थे? ऑप्शन नंबर ए में है 1965 में, या ऑप्शन नंबर बी में 1975 में, या ऑप्शन नंबर सी में है 1955 में, या ऑप्शन नंबर डी में 1959 में। तो बगदाद संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुआ था डियर? 1955 में हुआ था। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1955 में। और बगदाद संधि को ही डियर बाद में आपको सिंटो के नाम से जाना जाता है। और सिंटो की स्थापना कब हुआ था, यानी कि सेंटो की स्थापना कब हुआ था डियर? तो 1955 में हुआ था। इसको भी आपको याद रखना है। तो चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर भारतीय विदेश नीति के मूलभूत सिद्धांत गुट निरपेक्षता संविधान के किस भाग से संबंधित है डियर? अब आपसे पूछा जाता है डियर जो भारतीय विदेश नीति का जो मूलभूत सिद्धांत यानी कि गुट निरपेक्षता है ना वो संविधान के किस भाग से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए में है संवैधानिक उपबंध, या ऑप्शन नंबर बी में है नीति निर्देशक तत्व, या ऑप्शन नंबर सी में मूल अधिकार, या ऑप्शन नंबर डी में संसदीय अधिनियम। तो भारतीय विदेश नीति के मूलभूत सिद्धांत गुट निरपेक्षता संविधान के किस भाग से संबंधित है डियर? तो संवैधानिक उपबंध से संबंधित है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर? ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा सही, यानी कि संवैधानिक उपबंध से संबंधित है। तो चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर पूर्व की ओर देखो नीति किस प्रधानमंत्री के द्वारा शुरू की गई थी? यानी कि डियर पूर्व की ओर देखो नीति किस प्रधानमंत्री के द्वारा शुरू की गई थी? ऑप्शन नंबर ए में डियर अटल बिहारी वाजपेयी, या ऑप्शन नंबर बी में मनमोहन सिंह, या ऑप्शन नंबर सी में डियर नरेंद्र मोदी, या ऑप्शन नंबर डी में डियर बीपी नरसिम्हा राव। तो पूर्व की ओर देखो नीति किस प्रधानमंत्री के द्वारा शुरू की गई थी डियर? तो पी नरसिम्हा राव के द्वारा शुरू किया गया था। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। तो चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर कि निम्न में से किस प्रधानमंत्री ने नो फर्स्ट यूज की नीति पर पुनर्विचार की बात कही है? निम्न में से किस प्रधानमंत्री ने डियर नो फर्स्ट यूज की नीति पर पुनर्विचार की बात कही है? ऑप्शन नंबर ए में है मनमोहन सिंह, या ऑप्शन नंबर बी में है अटल बिहारी वाजपेयी, या ऑप्शन नंबर सी में है नरेंद्र मोदी, या ऑप्शन नंबर डी में है इनमें से कोई नहीं। तो नो फर्स्ट यूज यानी कि डियर नो फर्स्ट यूज की नीति पर पुनर्विचार की बात किसने किया है डियर? तो नरेंद्र मोदी ने किया है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा डियर। तो चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर भारत ने परमाणु अप्रसार संधि के अनिश्चितकालीन विस्तार का विरोध कब किया? यानी कि डियर भारत देश ने है ना परमाणु अप्रसार संधि के
अनिश्चितकालीन विचार यानी कि अनिश्चितकालीन विस्तार पर है ना विरोध कब किया? ऑप्शन नंबर ए में है 1991 में, या ऑप्शन नंबर बी में है डियर 1995 में, या ऑप्शन नंबर सी में है 2001 में, या ऑप्शन नंबर डी में है 2005 में। तो भारत ने डियर परमाणु और प्रसार संधि के अनिश्चितकालीन विस्तार पर कब विरोध किया था डियर? तो 1995 में किया था। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1995 हो जाएगा डियर। तो चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, सेंटो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? यानी कि डियर सेंटो की है ना स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन नंबर ए में है 1956 में, या ऑप्शन नंबर बी में 1957 में, या ऑप्शन नंबर सी में है 1955 में, या ऑप्शन नंबर डी में 1954 में। तो सेंटो की स्थापना डियर किस वर्ष हुआ था? तो 1955 में आपको सेंटो की स्थापना हुआ था। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा डियर। तो चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? यानी कि डियर अब आपसे पूछा जाता है कि भारत के है ना प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? ऑप्शन नंबर ए में है पंडित जवाहरलाल नेहरू, या ऑप्शन नंबर बी में है सरदार पटेल, या ऑप्शन नंबर सी में है सरदार पटेल, या ऑप्शन नंबर डी में है राजेंद्र प्रसाद। तो भारत का डियर प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, गलवान घाटी कहाँ अवस्थित है? अब आपसे पूछा जाता है डियर, ये जो गलवान घाटी है ना कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन नंबर ए में है लद्दाख में है, या ऑप्शन नंबर बी में है अरुणाचल प्रदेश में है, या ऑप्शन नंबर सी में है भूटान में है, या ऑप्शन नंबर डी में है जम्मू कश्मीर में। तो गलवान घाटी डियर कहाँ पर अवस्थित है? लद्दाख में अवस्थित है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर? ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, लद्दाख हो जाएगा। तो चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, भारत के विदेश नीति के मूल सिद्धांतों का समावेश संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अब आपसे पूछा जाता है डियर कि भारत की किस विदेश नीति के, यानी कि डियर भारत की विदेश नीति की मूल सिद्धांत यानी कि उसका मूल सिद्धांत का समावेश है न संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 49 में, या अनुच्छेद 50 में डियर, या अनुच्छेद 51 में, या अनुच्छेद 52 में। तो भारत के विदेश नीति के मूल सिद्धांत का समावेश संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया था डियर? तो 1900 यानी कि डियर अनुच्छेद 51 में किया गया था डियर। तो चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, पंचशील घोषणा 1954 के समय चीन के प्रधानमंत्री कौन थे? यानी कि डियर जब पंचशील जो समझौता हुआ या घोषणा समझो, तो उस समय 1954 में पंचशील समझौता हुआ, तो उस समय है ना चीन के प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन नंबर ए में है शी जिनपिंग, या ऑप्शन नंबर बी में है युवान शिकायत, या ऑप्शन नंबर सी में है चाओ एन ला, या ऑप्शन नंबर डी में है जो जियांग। तो पंचशील समझौता के समय या घोषणा के समय 1954 के समय चीन के प्रधानमंत्री कौन थे डियर? तो चाओ एन लाई थे। और भारत का प्रधानमंत्री कौन थे डियर? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू था। और यहीं पर डियर आपका वीडियो का द एंड होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा डियर। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हो तो पहले पार्ट 1 देख लीजिए, फिर आपको पार्ट 1 जरूर देख लीजिएगा। तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलता हूँ डियर हम आपसे पार्ट 3 में।